नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले आधे घंटे हम निवेश की रणनीतियां आसान भाषा में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बाजार काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। अब ऐसे में आपके पोर्टफोलियो की स्थिति जैसी भी हो, आगे आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, समझ लेते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, वैभव चुग, जो आज अगले आधे घंटे बताएंगे आपको कि पोर्टफोलियो को इस वक्त अपने बाजार की चाल के मुताबिक बनाना हो, मुनाफे को ध्यान में रखते हुए, तो क्या बदलाव करने जरूरी है, और अगर बदलाव नहीं भी करने हैं तो वो कहाँ आपको रणनीति जस की तस रखनी है, इस पर बारीकी से बात करेंगे। वैभव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजार हम सब जानते हैं कि बहुत अनिश्चित रहता है और उतार चढ़ाव तो फितरती है बाजार की एक तरह से। लेकिन आप अगर आज की तारीख में एक निवेशक होते, है ना, तो आप अपना पैसा कहाँ डालते, अपने पोर्टफोलियो को लेकर आप क्या करते? नमस्ते कविता जी और आप सभी आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी अगर मेरे को आज अपना पैसा लगाना होता कविता जी, मैं तो मेरा व्यू काफ़ी चेंज हो गया है स्पेसिफिकली लास्ट 1 महीने में। इफ आई हैव 100 रुपीज़ तो मुझे लगता है कि शायद मैं 70-80 रुपए अभी इक्विटी में डालूँगा। और ऑफ कोर्स हर इन्वेस्टर का अपना रिस्क एपेटाइट होता है, टाइम हॉराइज़न होता है। तो वो मैं सभी को आग्रह करूँगा कि अपना-अपना रिस्क एपेटाइट, टाइम हॉराइज़न वो सब चेक कर लें। बट अगर आप मुझे मेरा पैसा लगाने का बात करेंगे तो मैं अभी 70-80 रुपए इक्विटी में डालना चाहूँगा और मे बी 20 से 25 रुपया फिक्स्ड इनकम में। जी मेरा जो व्यू है वो काफ़ी पॉजिटिव हो गया बाज़ार को लेके। हमें लगता है जैसे सोना या चाँदी था 2 साल पहले, आज इक्विटी मार्केट स्पेसिफिकली स्मॉल कैप उस जगह पे पहुँच चुके हैं। सो अगर अगले 3 साल या 4 साल का निवेश किसी को दिमाग में रखना है, तो इक्विटी में आना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। अ, सी 2024 में कविता जो जो इश्यूज़ थे हमारे बाज़ार के, अगर आप उसको प्लॉट करना शुरू करें और देखें कि अभी हम कहाँ पर हैं, तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगा कि हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम थे इंडिया के, वो काफ़ी पीछे रह चुके हैं। लाइक 2024 में हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया का बाज़ार हाईएस्ट परफॉर्मिंग और अर्निंग है नहीं। इंटरेस्ट रेट्स तब हमारे हाई थे। लिक्विडिटी का इश्यू था, गवर्नमेंट का केपेक्स कम हुआ था पोस्ट इलेक्शंस, प्राइवेट केपेक्स कहीं दिख नहीं रहा था। और अगर आप इस सबको आज प्लॉट करें, फॉर लास्ट 15-18 मंथ्स हम लोग लीस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कुछ 1.25% से डाउन आ चुके हैं, लिक्विडिटी काफ़ी बेटर है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले न्यूज़ आया है कि प्राइवेट केपेक्स भी फिर से 13-14% की दर पे बढ़ रहा है। जो गवर्नमेंट केपेक्स है वो भी चलना शुरू हो गया है। जैसे आज आज का अगर आप सीपीआई का नंबर देखें, जो जो न्यू रिजिक्ड नया सीपीआई का उन्होंने बनाया है, उसमें भी काफ़ी जो कंज़म्पशन है, जैसे गैजेट्स हो गए, मॉडर्न एक्सपेंडिचर्स हो गए, ऑल दोज़ आर वो सब के सब अच्छे दिख रहे हैं। सो बाज़ार जो ऊपर था और अर्निंग नीचे थी, अभी क्या है बाज़ार ने टाइम करेक्शन देख लिया है और अर्निंग ये साल 8-10% का नज़र आ रहा है। मे बी 2 साल, ढाई साल में फिर 14-15% का अर्निंग्स ग्रोथ होगा। तो अगर 14-15% का अर्निंग ग्रोथ होगा 2 साल में, आज पैसा लगाना इम्पोर्टेंट है। सी बहुत सारी जगह पे प्राइस अर्निंग रेशियो की बहुत चर्चा होती है। तो बाई प्राइस अर्निंग रेशियो भी 24 के करीब था 2024 में, जो अभी कुछ 22 के करीब है। ना अभी बहुत सारा ऐसा भी डिबेट होता है कि 22 महँगा है, सस्ता है, हमारे पुराने एवरेज से महँगा है, सस्ता है। बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर आने वाली अर्निंग उस 22 को सपोर्ट करती है, मतलब प्राइस जो अर्निंग का ग्रोथ है, अगर वो कॉमेंसुरेट है विद टुडेज़ प्राइस अर्निंग रेशियोज़ या वैल्यूएशंस, देन वन शुड टेक अ कॉल। और इंडिया जो स्टोरी है, इट इज़ मोर अबाउट फॉरवर्ड लुकिंग रादर देन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। तो फॉरवर्ड लुकिंग की जब मैं बात करता हूँ, अर्निंग्स भी अच्छा दिख रहा है। हमारा इकोनॉमी 10-11% नॉमिनल जीडीपी भी ग्रो करेगा। जो पर कैपिटा इनकम है, वो भी हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो कंजम्पशन का ट्रेंड भी बनता रहेगा। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखोगे या बैंकिंग और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को स्टडी करोगे, तो उनके प्रोविजंस कम हो रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है। आई थिंक वो कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि जो लार्जर इकोनॉमी है, वहाँ पर बिज़नेसेस अच्छा कर रहे हैं, पीपल आर मेकिंग मनी।
तो शायद कंजम्पशन को भी अप ट्रेंड मिलता रहेगा। कंपनीज़ प्राइवेट कैपेक्स करती रहेंगी, लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कम्फर्ट देती हैं कि नाउ कि अभी ये टाइम है जो हम लोग इक्विटी को वापस से देख सकते हैं। चलिए, अच्छा लग रहा है इस तरह के माहौल में कोई इतनी पॉजिटिव बात कर रहा है इक्विटी बाजार के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो ताज़ा कम से कम निवेश के आंकड़े आते हैं, या अगर हम चलिए म्यूचुअल फंड के निवेश के आंकड़ों की बात कर लें, तो गोल्ड की तरफ ज्यादा रुझान हो रहा है निवेशकों का। आपसे जब मैंने पूछा कि कहाँ डालते पैसे, आपने तो 70-80% इक्विटी बता दिया। गोल्ड में आपको विश्वास नहीं है निवेश करने का? गोल्ड गोल्ड क्या है ना, गोल्ड का जो मेन महत्व होता है वो पोर्टफोलियो में हेजिंग का या कुशन देने का होता है। बट क्या ये निवेश को देखते वक्त आपको अभी भी लगता है कि वो एक पर्पस रह गया है? बिकॉज अब वो सारे पर्पसेस के आगे निकल गया। इनफैक्ट मैं सोने की बात क्यों करूँ, सोना चांदी और अब तो कॉपर भी। वैभव, हमें तो सवाल आते हैं कि बताइए कॉपर में कैसे पैसे लगाने चाहिए अब? कविता, फ्रैंकली स्पीकिंग, सी हम तो एक्सपर्ट है नहीं बिल्कुल भी गोल्ड के, सिल्वर के, कमोडिटी के, तो हमें क्या उसको वैल्यू भी नहीं करना आता। अभी जैसे इक्विटी की आप बात करोगे तो हर कोई बात करेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, आगे के जो कैश फ्लो आएंगे आप आज उसको क्या भाव दे रहे हो, तो वो समझ में आता है। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे, सिल्वर की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे, तो यूजुअली ये बात होता है कि डिमांड सप्लाई, कभी हम बात करते हैं कि बहुत डिमांड होगा सेमीकंडक्टर में, कभी किसी सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी में, तो डिमांड की बात होती है, सप्लाई की बात होती है। अभी ये सब मतलब पर्टिकुलरली मुझे तो समझ में नहीं आता है, तो अगर मैं व्यू देना चाहूँ भी तो शायद ठीक नहीं होगा। बट अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ें आप और हिस्ट्री को पढ़ें, तो गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छे एसेट क्लास है, बट मे बी अप टू 5-10% ऑफ योर पोर्टफोलियो, क्योंकि उतार-चढ़ाव के टाइम पे, वॉलेटिलिटी के टाइम पे, अनसर्टेनिटी के टाइम पे कुशन देते हैं। तो अभी वो कुशन का काम तो आगे भी करेंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। बट जैसे हमने पिछले महीने देखा कि इक्विटी का फ्लो और गोल्ड ईटीएफ का फ्लो तकरीबन बराबर है। थोड़ा-सा मैं भी सरप्राइज़ हूँ कि क्या पैसा उसमें पास्ट परफॉर्मेंस के कारण जा रहा है। अगर वो रीज़न है, देन वन नीड्स टू बी कॉशियस। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइफ में एडवाइस बहुत ज़रूरी है। वन शुड नॉट जस्ट मतलब चेज़ नहीं करना चाहिए आपको पास्ट परफॉर्मेंस। बिल्कुल। अब थोड़ा सा डायरेक्शनली बाजार की बात करते हैं और सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत हम कर लेते हैं। पेन बहुत ज़्यादा है बाजार में, अक्रॉस सेक्टर्स हम देख रहे हैं पेन है। Q3 के नंबर्स कुछ ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं सेंटिमेंट को, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेशकों को निराशा हो रही है और जहाँ डर भी है वो है आईटी क्षेत्र। अब आईटी को लेकर देखिए, कहानियां जितनी जल्दी बिगड़ती हैं उतनी जल्दी बन भी जाती हैं, और मेरे ख्याल से बाजार में ऐसा ही होता है। बट अब ये जो डर एआई का बाजार भांप रहा है, और जिस तरह से हमें कंपनियां, भारतीय कंपनियां जो धड़ाम से गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, अब ये क्या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ही है, या आपको लगता है कि ये लंबा चल सकता है? पैसा बनाकर तो नहीं दिया है देखिए आईटी ने, जहां तक बात है। अगर कोई बहुत लंबा खेलना चाहे 10-15 साल, तब तो बिल्कुल ही नैरेटिव बदल जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इमीडिएट पेन, क्योंकि आपकी कमाई हुई नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट से बातचीत होती तो कहते हैं कि लार्ज कैप आईटी से ज्यादा मिड कैप आईटी पे फोकस कीजिए, लेकिन जब गिरते हैं तो वो ही पहले गिरते हैं। अगर आईटी में इस वक्त कोई पेन महसूस कर रहा है तो क्या करना चाहिए? और दूसरा, अब इस गिरावट में कहीं फायदा भी है क्या पैसे लगाने का? कैसे देखें इसको? अ, कभी तो देखिए आईटी जो सेक्टर है ना, मैं कैसे देखता हूँ कि मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द मतलब सबसे ज़्यादा रेज़िलिएंट सेक्टर है वो। अ, अभी अभी जो हमने उतार-चढ़ाव देखा खासकर आईटी में, उसका मेन रीज़न वाज़ कि जो बाहर खासकर यूएस में जो हमने एआई का बूम देखा, तो ऐसा मतलब एक नैरेटिव क्रिएट हुआ कि जो एआई का गेम है उसमें इंडिया बहुत पीछे है, और इसलिए यूएस की कंपनीज़ खासकर जो एआई से रिलेटेड हैं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और क्योंकि अ, ये ऐसा नैरेटिव क्रिएट हुआ कि हम लोग एआई के गेम में पीछे हैं, तो हमने अंडर परफॉर्म किया। मेरा क्या मानना है, मैं हिस्ट्री से बहुत सीखता हूँ, और अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, बहुत यूके का टाइम देखे या फिर ईआरपी, अगर आपको याद है, जब ईआरपी आए थे तो ऐसा बोला गया कि इंडियन सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगा, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आया तब ऐसा बोला गया। बट आई थिंक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन कंपनीज भी बहुत रेजिलिएंट है, बहुत बहुत सॉलिड जो टैलेंट है वो इंडियन कंपनीज के पास है, कैश भी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडियन आईटी कंपनी हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठी रहेगी और वेट करेगी कि ये सब जो स्टॉर्म है वो पीछे रह जाए। आई थिंक आप जैसे टीसीएस को भी पढ़िए, I mean, किसी भी कंपनीज के अगर आप रिजल्ट्स पढ़ेंगे, हर कंपनी में आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
फॉरवर्ड लुकिंग काम हो रहा है, जहाँ पे वो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो हिस्ट्री तो मुझे ये सिखाता है कि इंडियन आईटी कंपनीज़ एक तो बहुत वेरी वेल मैनेज्ड हैं, कैश रिच हैं और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, बहुत टैलेंटेड टीम्स हैं। सो आई थिंक वी शुड गिव टाइम। आईटी कंपनीज़ भी वापस आएँगी। ऑफ कोर्स करेक्शन हुआ है और जैसे आपने बोला कि आईटी का परफॉर्मेंस भी डाउन रहा है। बट क्या हम खेल से बाहर हैं? बिल्कुल नहीं। आई थिंक हमें ऑप्टिमिस्टिकली आगे देखना है कि कौन-सी आईटी कंपनी ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को चेंज करके आगे लेके आ रही है और वहाँ पे अच्छे फंड मैनेजर काफ़ी डीप रिसर्च करके फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन-सी कंपनीज़ फ्यूचर रेडी हैं। तो आई थिंक आईटी में तो बने रहना चाहिए, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी आप क्या लार्ज कैप आईटी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे? अ, सी वी शायद हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी की तरफ ज़्यादा जाएँगे और इसमें ऐसा नहीं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मैं फॉरवर्ड की बात करूँ ना कि आपका पैसा आज जो आप निवेश करेंगे, उसमें आप आने वाले टाइम पे पैसा बनाओगे, राइट? आने वाली कौन-सी कंपनीज़ अच्छा करेंगे, आने वाली कौन-सी कंपनीज़ उभर के आएँगी या एआई की गेम हो, क्लाउड कंप्यूटिंग की गेम हो या कोई भी आईटी में फॉरवर्ड लुकिंग कौन-कौन सी कंपनीज़ अच्छा करेंगी, वहाँ पे हमें लगता है कि मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटीज़ ये जो सेगमेंट है, खासकर जो न्यू एज पे भी काम कर रहा है, दे शुड डू वेल। बट दैट डज़ नॉट मीन दैट वी आर कि हम लोग नेगेटिव हैं लार्ज कैप आईटीज़ पे, ऐसा नहीं है। बट अगर मुझे पैसा लगाना है तो शायद मैं ओवरवेट ज़्यादा मिड एंड स्मॉल कैप आईटी की तरफ रहूँगा। हुँ, हुँ। अच्छा, अब ये जो ट्रेड डील हुई है और उसके साथ हमने ईयू के साथ भी एफटीए साइन किए हैं। देखिए, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है। ओवरऑल अब जो ट्रेड सेटअप भारत का बन रहा है, उसमें कहाँ कुछ प्ले किया जा सकता है? क्या आपका फ़ोकस है इस पूरी थीम को लेकर, जिस तरह से बाज़ार खुल रहे हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा और समय देना चाहिए, सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद कॉल ली जाए? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए कविता जी, जो अबैकस ग्रुप है ना, अबैकस हम लोग एकदम बॉटम अप स्टॉक पिकर्स हैं। हमने कभी भी लाइफ में टॉप डाउन के हिसाब से पैसा नहीं बनाया कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहा है, इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है या क्या न्यूज़ आ रही है। बिकॉज़ हमारा मानना ये है कि उस तरह से पैसा नहीं बनाया जा सकता, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है टाइमिंग करना। हम जब निवेश करते हैं तो हम लोग कंपनीज़ के ऊपर फ़ोकस रहते हैं कि कौन-सी कंपनीज़ का मैनेजमेंट कैसा है, उनका अर्निंग्स का ट्रेंड कैसा है या फ्यूचर अर्निंग्स कैसी रह सकती हैं और उन जगह पे हम लोग निवेश करते हैं। तो अगर ट्रेड डील हुआ या ईयू एफटीए हुआ, उसके कारण हम लोग ओवरवेट हो गए, आंसर इज़ नो। पर हाँ, उस इकोनॉमिक इवेंट के कारण बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बेनिफिट कर सकती हैं लॉन्ग टर्म में। तो हम लोग उन सब सेक्टर्स में मतलब बॉटम अप करके कंपनीज़ को ढूँढेंगे। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन फार्मास्यूटिकल्स, द एंटायर फार्मा और हेल्थ केयर, ये सब अच्छा कर सकते हैं। पर्सनली मेरा मानना है कि बैंकिंग और जो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट है, वो भी अच्छा कर सकता है। हुँ। ऑलराइट, इसी में थोड़ा-सा और मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि Q3 रिज़ल्ट्स जितने आए हैं, लगभग लास्ट लेग पर ही हैं अब हम। कैसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कहाँ पर हिट, कहाँ पर मिस? जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कविता जी, वो ऑन ट्रैक है। हम लोग मान के चले थे कि 8 से 10% का अर्निंग्स ग्रोथ होना चाहिए। तो आई थिंक जो नंबर्स दिख रहे हैं वो 8 से 10% के इन लाइन पे दिख रहे हैं। बट हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा पॉजिटिविटी ये दिख रही है कि जो फॉरवर्ड नंबर हैं, जैसे 2027, 28, 29, ये सब नंबर्स बहुत सॉलिड दिख रहे हैं। 14 से 15% लार्ज कैप में दिख रहा है। कुछ 20 से 22% के जो एग्रीगेट स्मॉल कैप पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा खुशी है कि फॉरवर्ड नंबर्स और अच्छे लग रहे हैं। सी एज़ ऑफ नाउ हमने जो इस साल का एक्सपेक्टेशन किया था, वो नंबर हमारा अभी भी बरकरार है। मतलब 8-10% हमने एक्सपेक्ट किया था, जो नंबर्स डिलीवर हो रहे हैं। सो वी आर हैप्पी कि इन लाइन नंबर्स अभी तक दिख रहे हैं। चलिए, अब मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस करें तो यहाँ पर किस तरह की वैल्यूएशन सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ पर अगर किसी को स्पेसिफिक सेक्टर या स्टॉक पिकिंग करनी हो तो आप क्या गाइडलाइन दे सकते हैं? अ, कविता जी, देखिए क्या होता है ना, बहुत बारी जब हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशंस का, तो हम सिर्फ इंडेक्स लेवल पे बात करते हैं कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि निफ्टी का जो पीई था वो 24 से 22 पे आ गया।
या अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर मिड कैप या स्मॉल कैप, तो इंडेक्स लेवल पे ज़रूर अभी भी थोड़ा-सा महँगाई है कंपेयर टू पास्ट एवरेजेस, या अगर आप कुछ इमर्जिंग मार्केट के साथ भी कंपेयर करेंगे तो हमारा इंडेक्स लेवल पे थोड़ा महँगा दिख रहा है। बट जब आप पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में, तो आप इंडेक्स नहीं खरीदते हैं, आप स्टॉक्स खरीदते हैं, राइट? बहुत सारी कंपनीज़ पूरे स्मॉल कैप एम्बिट में या मिड कैप एम्बिट में ऐसी हैं, जो इंडेक्स से ज़्यादा गिर चुकी हैं और वहाँ पे वैल्यूएशंस और भी ज़्यादा गिर गए हैं। तो इसीलिए मैं वापस से रिपीट करूँगा कि बॉटम अप स्टॉक पिकिंग में क्या होता है कि आप ऊपर के स्तर पे नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है इंडेक्स पे या मार्केट में, आप देखते हैं कि कंपनीज़ में क्या हो रहा है। एक कुछ डेटा है, एग्ज़ैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, बट मोर देन 50% कंपनीज़ ऑफ स्मॉल कैप, दे हैव फॉलन मोर देन 50% ओवर लास्ट 15 से 18 महीने में 50% से ऊपर कंपनीज़ कुछ 40 या 45% से ज़्यादा फ्रॉम देयर पीक गिर चुकी हैं। तो अगर आप उस पार्लेंस से देखेंगे, बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ काफ़ी सस्ते लेवल पे अभी अवेलेबल होंगी। तो अगर वो कंपनीज़ अभी भी अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग्स और 40-45% नीचे मिल रहे हैं अपने पीक से, तो अपने आप में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। हुँ, 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 हुँ। देखिए, बाज़ार का जो नैरेटिव है ना वैभव, वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक हम जो इन्फ्लुएंस्ड हैं वो है ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। गिरावट प्रूफ पोर्टफोलियो तो शायद ही कोई होगा। उसको एब्सोल्युटली। एक रणनीति जो सही साबित हो सकती है आपके लिए वो है डाइवर्सिफाइड रहने की। लेकिन पेन सब जगह दिखाई दे रहा है, हमें अक्रॉस एसेट क्लासेस दिखाई दे रहा है। क्या कमोडिटीज़, क्या इक्विटी की हम बात करें, क्या डेट की बात करें, ख़ैर वहाँ पर तो आप कमाई के माइंडसेट से पैसे नहीं लगाते हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, प्रोटेक्शन चाहिए होता है। बट हैविंग सेड दैट, इस वक़्त एसेट एलोकेशन करना भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अब, जैसे कि रिटर्न चेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, सोना-चांदी हम देख ही रहे हैं, लोगों ने जिस बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेशन दिखाई है। बट हैविंग सेड दैट, ये सब कुछ बैकफायर कर सकता है, अगर आप ओवर डाइवर्सिफाइड भी हो। इस समय संतुलन बनाएँ तो कैसे बनाएँ अक्रॉस एसेट क्लास, ये बताइए, और कैसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी बैकफायर हो सकता है आपके लिए? सी या ओवर डाइवर्सिफिकेशन, अंडर डाइवर्सिफिकेशन दोनों बहुत हानिकारक होते हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए। पर मैं क्या देखता हूँ, बोल रहा हूँ कि कविता जी, आज की डेट पे जो आपका पोर्टफोलियो है वो फ्यूचर से कितना अलाइन्ड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी तक न्यूज़ बेस हमने नेगेटिविटी देखी, वैल्यूएशन बेस्ड नेगेटिविटी देखी, बाज़ार में उतार-चढ़ाव देखा। कभी जैसे आपने बोला टैरिफ का न्यूज़ था, कभी एआई का न्यूज़ था। बाज़ार पहले बहुत महँगा था, फिर गिरना शुरू हो गया। तो ये अनसर्टेनिटी आज की है। बट आज जो मैं पैसा लगाऊँगा, वो फ्यूचर में कैसे पार्टिसिपेट करेगा या कैसे परफ़ॉर्म करेगा, उसके लिए क्या पोर्टफ़ोलियो होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बोला कि बाज़ार अपनी एक जर्नी के बाद अभी सस्ता भी हो गया पहले से, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से तो फॉरवर्ड लुकिंग जो आपका पोर्टफ़ोलियो है, उसमें 50-60, ऑफ़ कोर्स इंडिविजुअल का अपना-अपना रिस्क एपेटाइट होता है। बट जैसे मुझे अपना पैसा लगाना है तो मैं तो ₹70-80 आज भी इक्विटी में डालूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और एसेट क्लास इससे ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म कर सकता है इवन आने वाले टाइम पे। पर इक्विटी भी क्या, अभी 6,000 से ज़्यादा कंपनीज़ लिस्टेड हैं। कौन-सी कंपनी में पैसा लगाना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए अच्छे फंड मैनेजर्स अवेलेबल हैं। गोल्ड और सिल्वर हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे, उन्होंने मतलब कुशन दिया है पोर्टफोलियो को। तो आई थिंक अगर 5-10% पोर्टफोलियो में आज भी गोल्ड रहता है या सिल्वर रहता है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। पर देखिए, अगर इन्वेस्टर्स या निवेशक इतना जनरली नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो इंडस्ट्री के पास हैं, वो बहुत अच्छे फंड हैं, बिकॉज़ वहाँ पे ह्यूमन डिसीजन के साथ-साथ एक साइंस के साथ वो लोग मैन्यूवर करते हैं इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, वो सभी एसेट क्लासेस पे। तो इस तरह के किसी फंड में आप निवेश करके बैठ सकते हैं। बट अगर कोई अग्रेसिव इन्वेस्टर है या जो समझते हैं बाज़ार को, मेरे हिसाब से अभी टाइम आ गया है टू पुट नेक आउट और इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए, एंड देन 5-10% गोल्ड सिल्वर में रखिए फॉर इन्फ्लेशन या फॉर अनसर्टेनिटी को कुशन देने के लिए, और ₹15-20 आप फिक्स्ड इनकम में डाल सकते हैं फॉर रेगुलर फ्लोज़।
एब्सोल्युटली थोड़ी-सी हिम्मत यहाँ पर लगेगी। लेकिन हाँ, अगर जैसा आपने कहा कि फ्यूचर प्रोजेक्शन बहुत ज़रूरी है समझ लेना और इसीलिए अगर आप पैसे लगाएँ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। बट चलिए थोड़ा-सा कविता जी आप अभी हाँ, सॉरी बट जैसे रे डालियो की एक बुक है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बोला है कि जैसे शुगर बॉडी के लिए होता है ना, वैसे न्यूज़ पोर्टफोलियोज़ के लिए होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत चाह के या ना चाह के बहुत सारे निवेशक न्यूज़ को देख के अपने पोर्टफोलियोज़ को एलोकेट करते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको न्यूज़ को इग्नोर करके आपको एक तो क्या चाहिए, रिस्क आपका कितना है, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितना है, अगर बाज़ार 20% गिरेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? अगर आप ये सब क्वेश्चन्स का आंसर देके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और फ्यूचर में कहाँ ग्रोथ आएगी अगर उधर फोकस कर सकते हैं, तो ये टाइम भी बहुत अच्छा है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का भी और पार्टिसिपेट करने का भी कैपिटल मार्केट्स में। और खास तौर से आज के दौर में वैभव जहाँ पर इतनी नॉइज़ है, जहाँ पर हर चौथा इंसान एज़ एन एक्सपर्ट आपको मिल जाएगा, बताएगा यहाँ पैसे लगाइए, यहाँ आपका इतना मुनाफा होगा। बहुत ज़रूरी है कि इस नॉइज़ को कट डाउन करना, समझना आपके लिए कि आपके खुद के एब्सोल्यूट, लिए क्या ज़रूरी है, वो समझ के आगे बढ़ना शुड बी द राइट वो स्ट्रैटेजी। ही सॉल्यूशन है। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा-सा आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। आपका पहला निवेश या चलिए आपकी पहली कमाई के बारे में बात करते हैं। पहली कमाई कितने की थी और क्या किया अपनी कमाई से? कि मेरी कमाई बहुत पहले शुरू हुई थी 2000 बिल्कुल। 2000 की बात है, 99-2000 की। तब मैं स्टूडेंट भी था और एक आईटी इंस्टीट्यूट होता था, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता था। तो जो कमाई थी, मैंने पहली कमाई तो अपनी माँ के हाथ में रखी थी। उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, बट जब मैंने कमाना शुरू किया, आई मीन जब रेगुलर सैलरी शुरू हुई, मैं लाइफ में लकी भी रहा हूँ कि मेरे जो जीवन साथी हैं, मेरी जो फैमिली है, वो बहुत फ़ोकस थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को लेके। तो जैसे सैलरी शुरू हुआ था, तब से हमने एसआईपी शुरू कर दिया था। जैसे-जैसे सैलरी बढ़ता रहा, एसआईपी में पार्टिसिपेट रहा। जी, थोड़ा-सा मैं लकी भी रहा कविता जी, बिकॉज़ मेरा करियर म्यूचुअल फंड में शुरू हुआ और अभी तक म्यूचुअल फंड में चल रहा है। तो बहुत जल्दी, वेरी अर्ली इन माय करियर मेरे को इन्वेस्टमेंट्स का समझ था और एसआईपी का समझ में आ गया था। तो मैंने तो बहुत स्टार्टिंग से एसआईपी किया है। तो इसलिए जो कंपाउंडिंग जिसे बोलते हैं ना, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है मैंने और आज तक एसआईपीज़ ही कर रहा हूँ, बिकॉज़ चाहे मैं इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, बट मार्केट को समझना और मार्केट के हिसाब से पैसा लगाना असंभव है। ना आज तक कोई कर पाया, ना कोई कर पाएगा। तो मैंने तो बहुत सिंपल रखा हुआ है, पैसा अगर ₹100 कमाई आता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं घर पे ₹60 लेके जाऊँगा, ₹40 सीधा बार-बार एसआईपी जाता है और ये मैं पिछले 25 साल से कंटिन्यू किया हुआ है। एंड आई थिंक समव्हेयर आई एम वेरी, वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड वेरी प्राउड ऑफ व्हाट हैपेंड बिल्कुल। इन द लेकिन जर्नी। इतना इतना लंबा सफ़र क्योंकि आपका निवेश का अभी तक बना हुआ है। कहीं कुछ गलती भी तो हुई होगी? क्या गलती हुई? क्या सीखे उस गलती से? कैसे आगे बढ़े? सी मेरी जो मुझे गलती सबसे ज़्यादा याद है वो 2008 की याद है, जब हुँ। बाज़ार गिरना शुरू हुआ था, जब सबप्राइम का क्राइसिस आया था। तो मेरे पास जैसे मेरे को याद है, शायद 8 या 9 जनवरी की बात है 2008, जब फर्स्ट डे बाज़ार गिरा तो मैंने सारा का सारा पैसा निकाल दिया, बिकॉज़ तब क्या मैं भी सीख रहा था, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, हिस्ट्री तब हमारी ज़्यादा थी नहीं। तो तब ये नहीं मैं समझ पाया कि जो सबप्राइम क्राइसिस है उसका कभी ना कभी तो सॉल्यूशन आएगा। शायद कहीं न कहीं तब ये इंप्रेशन हो गया था, वर्ल्ड हैज़ कम टू एन एंड, और निकाल दिया, बट थैंकफुली आई हैड गुड सीनियर्स अराउंड मी। तो 2008 के एंड तक मैंने सारा पैसा वापस डाल दिया था, तो मेरा जर्नी कंटिन्यूड रहा। बट आई थिंक सबप्राइम क्राइसिस ने मुझे बहुत सिखाया था कि न्यूज़ पे रिएक्ट नहीं करना है। थैंकफुली जब टेपर टेंट्रम हुआ या उसके बाद एनबीएफसी क्राइसिस हुआ 2018 में, मैं इन्वेस्टमेंट्स मेरे बने रहे, बट 2008 में ये क्लियर हो गया था कि आपके पोर्टफोलियो के लिए न्यूज़ सबसे ज़्यादा हानिकारक है। हुँ, 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 हुँ। और कभी खासकर आप जी, जी, बोलिए। सॉरी, खासकर जब आप न्यूज़ को समझते नहीं हैं। जैसे अभी एंथ्रोपिक का भी न्यूज़ आया, उसी दिन स्टॉक्स गिर गए। मुझे नहीं पता किस निवेशक ने क्या बेचा, बट ओनली बिकॉज़ ट्विटर पे चल रहा है या इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि एंथ्रोपिक आ गया और आईटी कंपनीज़ को बहुत नुकसान होगा, इज़ वेरी, वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। आप पहले समझिए वो न्यूज़ क्या है, उसका क्या इन्फ्रेंस लेना चाहिए, उस पे रिएक्ट करना है कि नहीं करना है, मेरा पोर्टफोलियो उस न्यूज़ के लिए रेडी है कि नहीं। हुँ। आई थिंक
जीवन भी आसान रहेगा और इन्वेस्टमेंट्स का सफ़र भी आसान रहेगा। बिल्कुल, आसान भी रहेगा और इन्वेस्टमेंट क्योंकि लोगों को थोड़ा-सा बोरिंग प्रोसेस भी लगता है, तो इसीलिए वो कैची नहीं है, नॉट एज़ कैची एज़ क्रिप्टो, नॉट एज़ कैची एज़ एफएनओ जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी कवायद सरकार की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन चलिए हमारी इस चर्चा को फिलहाल यहीं समेटने का भी समय हुआ। आपने आज इतना हमें समय दिया, आसान भाषा में बाज़ार के हर पहलुओं को समझाया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कविता जी बुलाने के लिए। थैंक यू। चलिए इसी के साथ निवेश के एबीसीडी के आज के इस एडिशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।